वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। एक ऐसी मूवी लेकर आ चुके हैं कि बस आप सोचोगे यार ये क्या हुआ, कैसे हुआ। आपको महाराजा मूवी तो याद होगी ना, क्या ट्विस्ट था उसमें। सेम बस यहाँ पे ऐसा ही मिलने वाला है आपको, बस आप विस्तार से बैठकर पूरा मजा लीजिए। तो कहानी की शुरुआत में पालम कोटी सेंट्रल जेल से दया नाम का एक आदमी रिहा होता है और पुलिस वाले दया से पूछते हैं कि वापस यहाँ आने का इरादा क्या है। तो दया कहता है कि आपके पिता की कसम सर, मैं अब बदल गया हूँ। तो पुलिस वाला कहता है कि भाग यहाँ से, तुझे मेरे पिता की कसम खानी थी क्या। नहीं नहीं नहीं, तू कभी नहीं बदल सकता। दोस्तों रिया होते ही दया जाता है एक घाट में जहाँ कुछ लोग स्नान कर रहे होते हैं। अब एक आदमी दया को देखकर कहता है कि अरे भाई अपना बैग रखो और आराम से नहाओ, कोई तुम्हारा कुछ नहीं चुराने वाला, आराम से आ जाओ। ये कहकर वो आदमी पानी में डुबकी लगाता है और जैसे ऊपर निकलता है तो देखता है उसका फोन चोरी हो चुका है। जाहिर सी बात है दया ने ही चुराया होगा। इसके बाद दया एक होटल में बैठकर पेट भर खाना खाता है और फिर कार के शोरूम में जाता है और सारे कार्स की कीमत पूछता है। दाम बताने के बाद वो अपने बैग की चेन खोलता है। अब कार एजेंट को लगता है कि वो पैसे निकालने वाला है या फिर चेक वगैरह, मगर वो पानी की बोतल निकाल कर मस्त पानी पी लेता है। फिर और नहीं, आगे देखिए, वो बस स्टॉप पे जाकर चैन की नींद सोता है। उठकर वो मस्त अपना चाय बिस्किट खाकर एक कुत्ते को भी बिस्किट खिलाता है। फिर वो बस कंडक्टर का पीछा करता है क्योंकि उसके पास एक बैग है जिसमें काफी सारा कैश है। मगर जब वो कंडक्टर रुककर इशारे में उससे पूछता है क्या भाई पीछा क्यों कर रहे हो, तो दया बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। फिर वो दूसरी बस पकड़कर बीच में घूमने के लिए जाता है और लगातार दूसरे लोगों को नोटिस कर रहा होता है कि कौन क्या कर रहा है, किसी को कैसे लौटा जाए ये सोच रहा होता है वो बार बार। फिर वो फिल्म देखने के लिए जाता है मगर जल्द ही बोर हो जाता है तो वो पार्किंग एरिया में चला जाता है जहाँ पे एक बाइक होती है जिसमें चाबी लगी होती है। और फिर क्या था दोस्तों, अभी तक वो इतनी सारी चीजें चुराने की कोशिश कर रहा था लेकिन अभी बाइक में चाबी मिल गई तो फिर क्या ही कहें। और वो बाइक लेकर हो जाता है फरार। वो उसकी नंबर प्लेट वगैरह और काफी कुछ स्टिकर्स वगैरह बदल लेता है। इसके बाद वो ऐसे बाइक से यहाँ वहाँ घूमता है, मस्त टहलता है। अब देर रात हो जाती है तो वो किसी ऐसे घर की तलाश में जाता है जहाँ वो चोरी कर सके। तो उसकी तलाश जल्दी समाप्त हो जाती है दोस्तों एक ऐसे घर पे जिसके मेन गेट का लॉक खुला होता है। अंदर आने पे उसको राम नाम के अधेड़ उम्र का आदमी मिलता है जो कहता है कि कुमार तुम आ गए, कितनी बार कहा है शिफ्ट खत्म होने के बाद घर आ जाया करो तुरंत, तो मेरी बात क्यों नहीं मानते। और ये देखते दया उसके मुंह पे जाकर अपने हाथों से बंद कर देता है, ये सोचते हुए कि लगता है ये कोई पागल है, लेकिन अगर घर में कोई और हुआ तो मेरे लिए खतरा बढ़ जाएगा। वहीं दया की इस हरकत से राम भी समझ जाता है कि ये कुमार तो नहीं है। वो कहता है कि देखो मुझे नुकसान मत पहुंचाना। तो दया कहता है कि मुंह बंद रखो वरना जिंदा काट दूंगा। इतना सुनते ही राम टॉयलेट कर देता है अपनी पैंट में ही और फिर बताता है कि मैं एक अल्जाइमर नाम की मेमोरी कंडीशन से सफर कर रहा हूँ। मेरे बेटे ने मुझे घर में लॉक करके रखा हुआ है ताकि मैं घर से भाग न जाऊँ, वो अभी तक नहीं आया। तुम मेरी चेन खोलकर मुझे आजाद कर दो ना। दया कहता है कि सॉरी मैं अच्छे काम करने के मूड में नहीं हूँ फिलहाल। तो राम कहता है कि मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। दया कहते हैं नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है उसकी, मैं खुद ले लूंगा। और तब राम कहता है पर घर पे तो फूटी कौड़ी नहीं रखी, सारा का सारा पैसा बैंक में है। तो दया कहता है कि एक बात बताओ, तुम इतने उतावले हो रहे हो तो बताओ कितना दोगे। वो कहता है कि 10,000 दूंगा। नहीं 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 10,000 में काम नहीं चलेगा। लास्ट में वो कहता है कि 25,000 और बगल में एटीएम है वहां से निकाल के दे दूंगा। तो दया पूछता है कि क्यों तुम्हारे पास ये गूगल पे नहीं है क्या। तो वो कहता है ये क्या होता है। फिर दया पूछता है एक बात बताओ, तुम्हारी जो ये मेमोरी इश्यू है तुम्हें, इससे तुम्हें एटीएम पिन याद तो रहेगा ना कि वो भी भूल गए। तो वो आदमी कहता है यानी कि राम कहता है एटीएम देखते मुझे मेरा पिन याद आ जाता है, पता नहीं कैसे। दोस्तों आप इंटरेस्ट बनाने की कोशिश कीजिए, आपको मजा आने वाला है सच बताऊं तो। फिर दोस्तों दया राम के हाथ में बंधे चेन को काटकर उसे अपनी बाइक पे बिठाकर नजदीकी एटीएम में लेके जाता है जहां वो 25,000 रुपए निकाल लेता है। और लास्ट में पता है दया देखता है कि अवेलेबल बैलेंस 25 लाख से ज्यादा है। फिर तो दया के मन में लालच और बढ़ जाता है। दया को राम 25,000 रुपए देकर अपने रास्ते से निकल जाता है मगर दया पीछा नहीं छोड़ता। वो कहता है कि सर क्या मैं आपको कहीं छोड़ दूं जहां आपका मन हो, आइए ना बाइक पे बैठिए आपको पहुंचा देता हूँ। तो राम कहता है कि मेरी बेटी पालक्कड़ में रहती है पर मैं वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि मेरा बेटा सबसे पहले वहीं आएगा मुझे खोजने के लिए, इसीलिए क्या तुम मुझे वादेश्री बस स्टैंड तक छोड़ दोगे। वो क्या है ना त्रिवन्नामलाई में मेरा एक फ्रेंड रहता है। दया कहता है कोई बात नहीं वहीं तक आपको छोड़ देता हूँ। पर राम कहता है नहीं मुझे तुम बस स्टैंड तक छोड़ दो। फिर जब ये बस स्टैंड तक राम को छोड़ने के लिए जा रहा होता है मन में ये सोचकर कि काश किसी तरह इसका माइंड वॉश करके मैं सारे के सारे 25 लाख हत्या लूं तो कितना मजा आ जाएगा। तभी सामने इसको पुलिस की नाकाबंदी दिख जाती है तो दया तो रास्ता ही बदल लेता है। फिर बातों ही बातों में राम बता देता है कि मेरा बेटा भी पुलिस में ही काम करता है। और ये सुनकर दया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कहता है कहाँ फंसा। दया कहता है ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तो राम कहता है मुझे लगा तुम डर जाओगे, मेरी मदद नहीं करोगे। फिर दोस्तों दया राम को बस स्टैंड तक छोड़ देता है तो राम उससे 100 रुपए भी मांगता है ताकि वो बस का किराया दे सके। इसके बाद दया बाइक को स्टैंड करके कुछ देर के बाद चाय की टपरी पे सिगरेट लेने के लिए आता है। वहीं पे राम भी बैठा हुआ था बस के इंतजार में। दया सोचता है कि नहीं यार एक और बार ये मेरे हाथ लग गया तो इसको
माइंड वॉश करता हूँ मैं। वो उसे फुसलाने की कोशिश करता है कि सर आपको तो हर थोड़ी देर में टॉयलेट जाना होता है ना, यहाँ आते हुए आप 2 बार टॉयलेट के लिए रुके थे, ऐसे में बस में सफर करना सही नहीं होगा, बस वाला नहीं रोकेगा बार बार। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ जहाँ आपको जाना है, आपके दोस्त के घर। आप बस हर 1 किलोमीटर के बदले मुझे 8 रुपए दे दीजिएगा, वैसे भी आपके अकाउंट में पैसे तो है ही। मगर राम राजी नहीं होता दोस्तों, तो दया उसे गिल्ट देना शुरू करता है कि हाँ आप मेरे साथ क्यों जाओगे, आखिर मैं कौन सा सच्चा आदमी हूँ, मैं तो एक फ्रॉड हूँ ना, इसीलिए नहीं आ रहे ना मेरे साथ। तो राम कहते हैं नहीं नहीं ऐसा मत सोचो, चलो मैं तुम्हारे साथ चल लेता हूँ। फिर दोनों मस्त अपनी बातचीत करके आगे जाने लग जाते हैं। कुछ दूर जाने पे दया को लगती है सुसु, और वो बाइक साइड में खड़ा करके पहले तो सिगरेट जलाता है, फिर सुसु करता है, और इसके बाद उसे राम कुमार कहकर अपने पास बुलाता है। वो जैसे राम के पास जाता है, राम खींच कर उसको थप्पड़ लगाता है और कहता है कि अरे यही परवरिश दी है क्या मैंने तुम्हें, यही सिखाया क्या मैंने तुम्हें, अपने पिता के सामने तुम सिगरेट पी रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। दया तो दोस्तों हैरान हो जाता है कि कौन बाप कौन पिता, मगर कुछ कहता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि ये बुढ़ाऊ तो भूलता रहता है चीजों को। शायद ये भूल गया है कि मैं इसका बेटा नहीं हूँ और ये मुझे अपना बेटा मान रहा है। अब वो उसका बेटा बनकर ही आगे का सफर शुरू करता है। जिसके बाद दया कहता है कि वो मेरी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया है ना डैड, एटीएम से पैसे निकालने होंगे। तो आगे जो एटीएम आता है दोस्तों वहाँ पे रुकते हैं। राम एटीएम निकाल कर दया को दे देता है और कहता है जाओ जाकर निकाल लाओ। तो दया कहता है वो पिन तो बताइए। राम कहता है पिन, अल्जाइमर मुझे है या तुम्हें, तुम कैसे भूल सकते हो पिन को। तो वो कहता है कि डैड मैं भूल गया, वो पता नहीं कैसे। तो राम भी बता देता है, मगर वो गलत पिन बताता है क्योंकि वो खुद अपना पिन भूल गया था। ये दोनों मिलकर 1-2 बार गलत पिन डाल देते हैं। तीसरी बार गलत डालने से कार्ड ब्लॉक हो सकता था, इसीलिए दया कहता है कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं कर लूंगा मैनेज, आप चलो। फिर कुछ दूर जाने के बाद सुबह हो जाती है और ये दोनों एक होटल में रुकते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। और अब दोस्तों राम दया को दया ही समझ रहा है, मतलब पहले वो अपना बेटा समझ रहा था ना उसको, लेकिन वो दोबारा भूल गया और अब वो दया को दया ही समझ रहा है। इसीलिए दया राम को एक छोटी सी डायरी खरीद कर देता है कि अगर आप कहीं खो गए तो ये डायरी काम आएगी आपके। तो उसमें वो अपना नाम फोन नंबर लिख कर दे देता है, जिसपे राम कहता है कि एक ऐसी डायरी मेरे बेटे ने भी मुझे दी थी पर वो घर पर ही है, मैं लाना भूल गया। दया पूछता है कि आपका बेटा आपको मोटी चेन से बांधकर क्यों रखता था, वो बहुत जालिम है क्या। तो राम कहता है नहीं नहीं वैसी बात नहीं है, दरअसल मैंने पहले भी ऐसे घर से भागने की कोशिश करी थी, इसलिए वो मुझे बांध के रखता है। तो दया कहता है कोई नहीं, आप ये डायरी भी रख लो। इसके बाद राम दया से कहता है कि मुझे 1000 रुपए उधार दे सकते हो क्या, वो क्या है ना मुझे थोड़ी मेडिसिन लेनी है। तो वो उसको पैसे दे देता है। दोस्तों जब तक राम मेडिसिन ले रहा होता है तब तक मैं दया स्मोकिंग करने के लिए बैठ जाता है। साथ ही वो नेटवर्क गणेश नाम के एक बंदे को कॉल करता है कि मुझे एक बाइक बेचनी है। पर तभी दया देखता है कि राम तो बस पकड़ने जा रहा है। दया भी जल्दी जल्दी बस में चढ़ जाता है और हाथ पकड़कर राम को अपने साथ उतरने को कहता है, मगर वो उतरने से इनकार कर देता है। हाँ दोस्तों फिलहाल के लिए वो दया को पूरी तरह से भूल चुका है कि ये है कौन, जिससे बस में बैठे लोग दया पे भड़क जाते हैं कि क्यों जबरदस्ती लेके जा रहे हो उनको, जब वो नहीं जा रहे और होते को ना तुम इनको ले जाने वाले। तो तब दया राम के पॉकेट से वो मिनी डायरी निकाल कर दिखाता है कि देखो देखो इसमें मेरा नाम और नंबर लिखा हुआ है, उस पे कॉल करिएगा तो देखना मेरा फोन बजेगा। और फिर ऐसा ही होता है। तो इसके बाद वो बस में मौजूद लोगों को बता देता है कि देखो इनको भूलने की बीमारी है, हम दोनों बाइक से इनके दोस्त के घर जा रहे थे मगर ये भूल गए कि मैं इनके साथ हूँ और ये बस में बैठ गए। फिर क्या था दोस्तों, ये जानने के बाद लोग दया को राम के साथ जाने दे देते हैं। साथ ही राम भी चुपचाप चला जाता है, ये सोचते हुए कि हाँ हो सकता है मैं ही कुछ भूल गया हूँ। फिर काफी दूर जाने के बाद इनकी बाइक का पेट्रोल खत्म होने वाला होता है और ये एक पेट्रोल पंप पे रुकते हैं, जहाँ राम अपने कार्ड से पे करने की कोशिश करता है और दया उसका पिन चुपके देखने की कोशिश, मगर पिन अभी भी रॉन्ग बता रहा होता है। फिर क्या था, दया को वो कैश अपने में से पे करना पड़ जाता है। अब ये लोग गांव वाले एरिया में पहुंच जाते हैं तो राम दया के कंधे पर सर रखकर आंखें बंद करके थोड़ा सा सो जाता है और तब दया जानबूझकर भेड़ बकरी के झुंड में गाड़ी को ठोक देता है, जिससे फिर गांव वाले उनको घेर लेते हैं। अब दया उन लोगों से अकेले में बात करता है कि देखो झमेला मत करो, तुम्हारी एक बकरी घायल हुई ना तो 3000 दे देता हूँ, मामला यहीं पे निपटा दो। तो वो लोग मान जाते हैं। दया राम से कहता है कि 3000 देकर मामला रफा दफा करो। तो दया उल्टा राम के पास जाकर कहता है कि ये लोग 3000 मांग रहे हैं, इनको 3000 दे देते हैं। मगर वो कहता है मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, कार्ड है तो एटीएम से निकाल लेके आओ। लेकिन गांव वाले उन दोनों को जाने नहीं देते, कहते हैं कि तुम बेवकूफ बना रहे हो। वो राम को अपने साथ ही रोक लेते हैं और दया से कहते हैं कि तुम जाकर बाइक से जाओ और पैसे लेकर आओ एटीएम से। तब दया राम से एटीएम कार्ड का पिन मांगता है, मगर उसे कुछ याद ही कहाँ आ रहा था। तो दया एटीएम की फोटो दिखाता है और कहता है कि अगर अभी आपको ये बटन प्रेस करके पैसे निकालने हो तो पिन क्या डालते बताओ ना। तब वो पिन बता देता है। अब दया तो बड़ी उम्मीद के साथ जाता है कि अकाउंट में 25 लाख है, अब तो मजा आ जाएगा। वो जाता है एटीएम पे, वहाँ पे रुकता है और पे करता है कि पिन सही हो। पिन डालता है और उसके चेहरे की मुस्कान, आहा दोस्तों, क्योंकि पिन बिल्कुल सही होता है। लेकिन जल्दी उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है क्योंकि अकाउंट में सिर्फ होते हैं 8000 रुपए। फिर क्या था, वो मुंह लटका के सारे पैसे वापस लेके आता है और तब गांव वाले कहने लग जाते हैं कि इन्होंने हमें आपके बारे में सब बता दिया है। दया की हालत खराब कि गई भैंस पानी में।
मेरी तो पोल खुल गई। मगर वो लोग कहते हैं कि अरे अरे सर, हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप पुलिस वाले हो। इन्होंने बता दिया है कि आप पुलिस वाले हो और आप इनके बेटे को मारो, इन्होंने ये भी बता दिया है। देखिए, हम आपसे एक भी रुपया नहीं लेंगे। और फिर क्या था दोस्तों, दया तो अलग ही स्टाइल में आ जाता है, एटीट्यूड में। वो गांव के लोग कहते हैं कि तुम्हारे पापा ने हमें कोई जड़ी बूटी के बारे में बता दिया है, उससे हमारी बकरी जल्दी ठीक हो जाएगी। तो दया कार्ड को राम को वापस करता है दोस्तों। और जब राम अपने पर्स में कार्ड रख रहा होता है, ओहो, दया शॉक्ड, क्योंकि उसके पर्स में एक और कार्ड है। यानी कि जिस कार्ड में 25 लाख रुपए थे वो तो राम ने उसको दिया ही नहीं, कम पैसे वाला कार्ड दिया उसने। यानी बुढ़ाओं को भूलने की बीमारी जरूर है, मगर ये बहुत ही शाना है दोस्तों। इसके बाद ये दोनों अपनी आगे की जर्नी शुरू करते हैं। रात हो जाती है और ये लोग जाए जा रहे होते हैं। तब एक जगह पे राम कहता है कि मुझे ना जरा चक्कर से आ रहे हैं, गाड़ी रोको तो थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। वैसे ये कौन सी जगह है, कुछ पता है क्या? तो दया कहता है ये चमपट्टी है, अगर हम 5 किलोमीटर आगे जाएंगे तो शहर आ जाएगा और फिर हम होटल बुक करके आराम से वहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। तो पता है राम क्या कहता है? क्या कहा तुमने, कौन सी जगह है ये? चमपट्टी? अरे यही तो मेरे ईबी में काम करने वाले सुब्रमण्यम नाम के दोस्त का घर था यहाँ। जरा दुकानदार से पूछो कि वो किसी सुब्रमण्यम नाम के आदमी को जानते भी हैं कि नहीं। उनकी 3 बेटियां हैं जो कॉलेज में पढ़ा करती हैं। पर दुकान वाले से पूछने पे पता चलता है कि इस एरिया में 3 बेटियों वाला बंदा तो सिर्फ श्रीनिवास है। जिसके बाद दोस्तों ये लोग आगे एक लॉज में जाकर वहीं पे रात बिताने का फैसला करते हैं। अब यहाँ दया अपने फ्रेंड गणेश को कॉल करके सारी बातें बता देता है इस राम के बारे में। कहता है मेरे हाथ एक बुढ़ऊ लगा है और मैं तुझे 2 ATM कार्ड की फोटो सेंड करूंगा, जल्दी से उसका डुप्लीकेट बनाकर मुझे सौंप दे। गणेश भी कहता है वो तो हो जाएगा, मगर एक बात का ध्यान रखना कि उस बुढ़ऊ के साथ ना अच्छे से पेश आना, ताकि वो कार्ड को ब्लॉक न करवा दे। इसके बाद दया जाता है राम के पास और बातचीत शुरू करता है। अब वो अपने 2 फ्रेंड्स के बारे में बताता है, सुब्रमण्यम और श्रीनिवास। सुब्रमण्यम की ईबी में जॉब है और श्रीनिवास की 3 बेटियां। यानी कि दोस्तों दया समझ जाता है कि इसने पहले मुझे दोनों को मिक्स करके बताया। इसके बाद राम दया की स्टोरी और जानने की कोशिश करता है। तो राम बताता है कि बचपन में मुझे ना जूते बड़े पसंद थे, जिसे मेरी माँ अफोर्ड नहीं कर पाती थी, और बाप का तो क्या ही कहना, वो तो मुझे छोड़कर चले गए। इसलिए मैंने भगवान से बहुत प्रेयर की, मगर उन्होंने मुझे जूते नहीं दिलवाए। और बाद में मुझे पता चला कि ऐसा नहीं होता कि भगवान डायरेक्टली जूते दे दें। तुम्हें जो चाहिए उसको ले लो बिना किसी से कुछ कहे हुए, और फिर भगवान से माफी मांग लो। इसीलिए तो मंदिर में इतनी भीड़ होती है। फिर ये दोनों बातचीत करते हुए सो जाते हैं। दया अगली सुबह दोपहर में जागता है और कहता है कि तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? वो कहता है कि बाइक चलाकर तुम काफी थक गए हो ना, इसीलिए नहीं जगाया। वैसे तिरुवन्नामलाई पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? तो दया बताता है 2 घंटे। इसके बाद ये दोनों लंच करने के लिए रेस्टोरेंट में रुकते हैं, जहाँ वेटर जब इनके खाने को सर्व करता है तो दया जानबूझकर वेटर के सामने पैर रखकर उसको लड़खड़ा देता है, जिससे गलती से होता है खाना गिर जाता है राम की पैंट पर। और तब दया वेटर पे काफी गुस्सा करता है। फिर राम से कहता है कि जाओ वॉशरूम में जाकर अपनी पैंट क्लीन कर लो। एंड जब तक वो वॉशरूम में होता है ना, तब तक मैं दया जल्दी से राम के बैग में से उसका पर्स निकालकर दोनों कार्ड्स की फोटो खींचकर गणेश को भेज देता है। इसके बाद जब ये रास्ते में होते हैं तो गणेश दया को कॉल करके बताता है कि डुप्लीकेट कार्ड बन गया, मगर उसकी डिलीवरी शाम तक ही हो पाएगी। तुम उसे तिरुवन्नामलाई ले जाने के बजाय कोयम्बटूर लेके जाओ, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा। तब दया दोस्तों रूट चेंज कर लेता है, मगर राम तुरंत ही पहचान जाता है कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं। और तब दया हंसने लगता है कि आप भी ना अच्छा मजाक कर लेते हैं। कल ही तुम आपके दोस्त से मिले तिरुवन्नामलाई में, जिसके बाद आपने मुझसे कहा कि अब मुझे अपनी बेटी के घर जाना है पलक्कड़, भूल गए क्या सब? तो राम अपना बैग चेक करता है और कहता है कि पर इसमें तो मेरे 25 लाख रुपए है ही नहीं। और ये सुनकर तुरंत दया गाड़ी रोक देता है और पूछता है क्या बक रहे हैं आप? तो राम बताता है कि मैं अपने जिस फ्रेंड के बारे में बोल रहा था ना, उसका नाम चारी है। वो मेरा साला भी लगता है। मैंने पहले उसे 25 लाख रुपए उधार दिए थे, जिसे मुझे अब वापस लेना है। अगर मैं कल गया था उसके पास तो उसने मुझे पक्का पैसे भी दिए होंगे, पर मेरे बैग में नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुमने मेरे पैसे ले लिए। ये सुनकर दया का दिमाग खराब हो जाता है और वो उनको समझाता है कि ऐसा नहीं है। अगर मैंने आपकी इतनी मोटी रकम ली होती तो मैं भाग नहीं गया होता क्या? आपके साथ क्यों रहता? इसके बाद तो दया के मन में लालच और बढ़ जाता है कि 25 की जगह 50 मिलेंगे। जिसके बाद दोस्तों दया बात को घुमा देता है कि नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि हम दूसरे रास्ते से तिरुवन्नामलाई जाएंगे, क्योंकि सामने वाले रास्ते पे काम चल रहा था, इसीलिए। देखा दोस्तों, मतलब दया अपनी बात को पलट गया और अब राम के कहे अनुसार तिरुवन्नामलाई जा रहा है। तो रास्ते में एक जगह पे रुकते हैं होटल में रेस्ट करने के लिए, और यहीं पे गणेश का आदमी दया को डुप्लीकेट ATM कार्ड ला कर दे देता है। इसके बाद ये दोनों अगले दिन पहुंच जाते हैं तिरुवन्नामलाई और राम अपने दोस्त चारी से गले लगा लेता है। चारी अब एक आश्रम में रहता है जहाँ ये दोनों थोड़ी बातचीत भी करते हैं। और जब राम वॉशरूम जाता है तो दया चारी से कहता है कि सर आप राम को मनाइए ना कि वो यहाँ पे 1 महीने रुकने के बजाय अपनी बेटी के पास चले जाएं पलक्कड़। वो लोग परेशान हो रहे होंगे इनके ना मिलने की वजह से। जिस पे चारी कहता है कि बेटा वो उसके बच्चे नहीं है। दरअसल दोस्तों राम और उसकी वाइफ का बच्चा नहीं हो पाया था, हालांकि उनमें प्यार बहुत था। इसीलिए आगे चारी बताता है कि जब मेरी वाइफ की मौत हो गई तो उसके बाद मैंने अपने दोनों बच्चों को राम को सौंप दिया था और खुद इस आश्रम में रहने लग गया था। मैंने ये बात तुम्हें बता दी है, पर राम को मत बताना, क्योंकि वो उन्हें अपने बच्चों की तरह ही प्यार करता है।
इसके बाद हम चारी को देखते हैं जो कि राम को समझाता है कि कुछ दिन जाकर बेटी के पास रह लो, अच्छा लगेगा। फिर जब दया राम को अकेले पाता है ना, तो राम से कहता है कि दोस्ती यारी के चक्कर में अपने 25 लाख लेना मत भूल जाइएगा। इस पे राम कहता है कि अरे पता नहीं, मैं ना एक नंबर का भुलक्कड़ हो गया हूँ। पिछले हफ्ते ही उसने मेरे अकाउंट में 25 लाख रुपए डलवा दिए थे और मुझे बताओ याद ही नहीं रहा। चलो पैसे तो सेफली मेरे अकाउंट में है ही, पर इसी बहाने चारी से मिलना हो गया। और दोस्तों दया तो अपने को कोसता है कि अबे यार, मतलब वो जो 25 लाख दूसरे वाले थे वो वही वाले हैं जो मैंने अकाउंट में देखे, यानी कि टोटल मिला के 50 नहीं 25 ही लाख है। इसके बाद ये लोग निकल जाते हैं और एक मंदिर के आश्रम में स्टे करते हैं। दरअसल इस इलाके में काफी सारे मंदिर वगैरह हैं दोस्तों। यहाँ राम कहता है कि इस एरिया में मेरा एक दोस्त रहता है, पास्ट में हमारे बीच कुछ कहासुनी हो गई थी, तो मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ, मगर अब वो श्रीधर नाम का जो मेरा दोस्त है बहुत ही बड़ा आदमी बन गया, इसीलिए उससे मिलना तो दूर, उसे फोन पे बात करना भी बहुत बड़ी बात है। क्या तुम मुझे उसका नंबर लाकर दे सकते हो बेटा? जिसके बाद दोस्तों दया जाते हैं श्रीधर के बहुत ही बड़े स्टोर में, पर डायरेक्टली वहाँ के स्टाफ से श्रीधर का नंबर मांगने पर वो लोग तो मना कर देते हैं। तो दया उसी स्टोर से एक मस्त सा प्रीमियम लुकिंग कपड़ा चोरी करके पहन लेता है और फुल स्वैग के साथ जाता है एक स्टाफ के पास और कहता है कि मेरी ना मिस्टर श्रीधर के साथ मीटिंग थी, पर शायद वो चले गए हैं, मैं चेन्नई से खास उन्हीं से मिलने के लिए आया हुआ हूँ, तो क्या बता सकते हैं कि वो दोबारा कितने बजे आएंगे? तो वो स्टाफ बताता है पर वो तो अपने एक फ्रेंड के बेटे की शादी के लिए निकल गए हैं और कल ही आएंगे। तो दया वहाँ से बाहर जाता है तो उसे काउंटर पे एक फोन रखा हुआ मिलता है, वो उस पे हाथ साफ कर देता है और फिर उस फोन पे श्रीधर से बात करने की एक्टिंग करता है और दूसरे स्टाफ के सामने जाकर और एक्टिंग करता है। तभी कहता है कि अरे मेरे फोन में नेटवर्क चले गए, कुछ इंपॉर्टेंट काम था, जरा अपने बॉस को फोन मिलाओ तो। और वो जैसे नंबर निकाल कर दया को देता है ना, दया फटाक से फोन नंबर याद कर लेता है। फिर वो चुराए हुए फोन को भी बेच देता है और वापस आ जाता है राम के पास श्रीधर का मोबाइल नंबर लेकर, जिससे राम बड़ा खुश होता है। रात में ये लोग बाहर खुले में शराब पीते हैं। अगली सुबह दया को अपनी बाइक की चाबी नहीं मिल रही होती है, तो राम कहता है हो सकता है तुमने चाबी बाइक में ही लगी छोड़ दी हो, और जाकर देखने पे वो हैरान और कहता है कि हाँ चाबी तो बाइक में ही है, लगता है आपके संगत का असर मुझ पे हो रहा है, मैं भी चीजें भूलने लगा हूँ। इसके बाद दोस्तों हम नागरकोली का वो घर देखते हैं जहाँ पे दया को राम चेन से बंधा मिला था। यहाँ पे पुलिस आई होती है क्योंकि इस घर के मालिक का खून हो गया था। किलर ने विक्टिम के गले को चेन से दबाकर मार दिया था और हैरानी वाली बात तो ये थी कि किलर ने खून करने के बाद सुसु भी कर दिया था। विक्टिम जेल का वार्डन था, इसीलिए सीनियर पुलिस ऑफिसर फरीदा इंस्पेक्टर से कहती है कि विक्टिम का बैकग्राउंड अच्छे से चेक करो। इसके बाद इंस्पेक्टर फरीदा को बताता है कि यहाँ के जो मिनिस्टर के पीए हैं उनके बेटे की बाइक भी चोरी हो गई थी सिनेमा हॉल की पार्किंग से। वो लोग बिल्कुल दबाव डाल रहे हैं बाइक ढूंढने के लिए, और आसपास के लोगों से जब हमने पूछताछ की तो पता चला कि किलर उसी बाइक से यहाँ पे आया था खून करने के लिए। अब थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करने से पता चलता है कि विक्टिम के मरने से 40 मिनट पहले उसे एक अननोन नंबर से कॉल आया था। वो सिम कार्ड का नंबर तो ऑफ आ रहा है, मगर उस मोबाइल का जो IMEI नंबर है ना, उससे 2 और कॉल्स किए गए हैं, यानी उसी मोबाइल में दूसरी सिम कार्ड डालकर कॉल्स की गई है। एक बार तो किलर ने HM पट्टी के श्रीनिवास को कॉल किया था, उसका भी खून हो गया। फिर दूसरी कॉल की गई श्रीधर को और वो फिलहाल मिसिंग था, मगर जल्द ही दोस्तों उसकी भी लाश बरामद होती है एक नदी से। यानी अभी तक 3 खून हो चुके हैं और फरीदा को लग रहा है कि ये किसी साइको किलर का काम है और वो अब रुकने वाला नहीं। आगे दोस्तों हम दया और राम को मेले में देखते हैं, जहाँ दया का फ्रेंड गणेश भी आ जाता है। वो दया को बताता है कि भाई 4 डिजिट पिन का कम से कम 10,000 कॉम्बिनेशन है, एक एक करके अगर हम ट्राई करते रहे ना तो सालों निकल जाएंगे। तुम ऐसी टुच्ची चीजों में क्यों लगे रहते हो, बताओ कुछ बड़ा करने का क्यों नहीं सोचते? दया कहता है कि मैं राम से पिन पता करके ही रहूंगा, और वो गणेश को भी अपने साथ लेकर जाता है उसी होटल रूम में जहाँ पे ये लोग रुके होते हैं। वहाँ हम दोस्तों देखते हैं कि राम चुपके से दया और गणेश की ड्रिंक में नींद की दवाई मिक्स कर देता है। फिर ये लोग साथ में बैठकर ड्रिंक करते हैं और जब दया और गणेश पीकर टल्ली हो जाते हैं तो राम दया की बाइक लेकर निकलता है। वो कॉल करता है एक सेल्वम नाम के आदमी को, जिससे वो कहता है कि मुझसे मिलने के लिए आओ दिए हुए लोकेशन पे, वरना मैं तुम्हारी वाइफ को मधु के बारे में सब बता दूंगा। ये सुनकर सेल्वम काफी डर जाता है और वो मिलने के लिए चला जाता है। दूसरी ओर पुलिस अलर्ट हो जाती है कि सेम IMEI नंबर से फिर से कॉल की गई, और इस बार तो एक स्कूल टीचर सेल्वम को कॉल की गई है, इसलिए पुलिस सेल्वम की GPS को ट्रैक करके पूरी तरह तैयार रहती है। अब आगे हम देखते हैं दोस्तों कि राम सेल्वम को कन्फ्रंट करता है कि तुमने मधु की इज्जत लूटी, जो कि सिर्फ 16 साल की स्टूडेंट थी तुम्हारी, और इसके बाद तुमने उसके फ्रेंड को भी इस जाल में फंसाया। इतना ही नहीं, तुमने फिर अपने दोस्तों के साथ भी उन्हें सोने पे मजबूर किया, जिसकी वजह से उन दोनों ने खुद की जान ले ली। इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। सेल्वम कहता है कि क्यों, तू उस लड़की का बाप है क्या, तुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? तो दोस्तों राम सेल्वम की अच्छे से पिटाई करता है। सेल्वम तो रहम की भीख मांगने लग जाता है, और तब राम लगाता है मधु की मॉम को फोन और कहता है कि तुम इन्हें अपना परिचय दो। वो सेल्वम से कहता है कि अगर वो तुम्हें माफ कर देती तो मैं भी तुम्हें जाने दूंगा, ठीक है?
मगर जैसे ही मधु की मॉम को पता चलता है कि फोन करने वाला मधु का टीचर सेल्वम है तो वो गुस्से में फोन कट कर देती है। राम कहता है कि इससे पता चलता है कि उन्होंने तुम्हें माफ नहीं किया, और तभी सेल्वम के फोन पे पुलिस कॉल आ जाता है उसे अलर्ट करने के लिए। पर ये चीज राम देख लेता है और सेल्वम के सर पे हथौड़ी से मारकर उसकी जान ले लेता है। साथ ही वो उसके फोन से अर्जुन का नंबर भी ले लेता है। अर्जुन दोस्तों इस सेल्वम का साथी है। पुलिस जब सेल्वम की लाश को इस हालत में देखकर परेशान हो जाती है ना कि क्या करे। उन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर किलर को कैसे पकड़े, और राम ने अपना फोन नदी में फेंक दिया था। दोस्तों देखा, ये राम अभी तक जो हमें नॉर्मल इंसान लग रहा था ये तो साइको किलर निकला, ऐसा अभी लगता है। अगली सुबह कुछ लोग आकर दया और गणेश को जगाते हैं और कहते हैं कि देखो तुम्हारे साथ जो वो तीसरा आदमी था घायल हो गया है बाहर। जब ये लोग जाते हैं तो राम बताता है मैं मॉर्निंग वॉक के लिए आया था, तभी एक चोर ने मुझे धक्का दे दिया और मेरा फोन भी लेकर भाग गया, थोड़ा सा यहाँ पे कट भी आ गया। तब दया कहता है कोई नहीं, मैं दूसरा फोन दिला दूंगा आपको। इसके बाद वो राम को ले जाकर रूम में लटाता है और गणेश से बात करता है कि देखो यार बेचारे की हालत कितनी खराब है, ऐसे में उससे पिन के लिए जबरदस्ती कैसे करूंगा। इस पे गणेश कहता है कि काम में इमोशंस को बीच में मत ला भाई, और इनकी आपस की बातें दोस्तों सुन लेता है राम। उसे अब दया के मंसूबे के बारे में पता चल गया था। साथ ही वो ये भी समझ गया था कि दया का हृदय परिवर्तन हो रहा है, वो अब धीरे धीरे बदल रहा है। दूसरी ओर श्रीनिवास के एरिया के दुकानदार से पूछे जाने पर वो बता देता है कि हाँ, एक रात एक आदमी ऐसे ही बाइक लेकर यहाँ पे आया था और 3 बेटियों के पिता के बारे में मुझसे पूछ रहा था। पता है ना दोस्तों कौन है ये? दया। उस दिन दया आया था ना यहाँ पे। अब ये आदमी कहता है कि हालांकि उस रात जो आया था उसने नाम तो गलत बताया था, मगर उसी रात श्रीनिवास का खून हो गया। जिसके बाद दोस्तों पुलिस उस दुकानदार से बाइक वाले का स्केच बनाने में मदद लेती है और अब उनका शक चला जाता है दया पे, क्योंकि उसका तो पहले एक क्रिमिनल रिकॉर्ड था, इसीलिए वो दया की खोज में लग जाते हैं। दूसरी ओर गणेश एक पुराना फोन देता है राम को तब तक के लिए यूज करने के लिए। गणेश को कुछ और काम होता है इसीलिए वो वहाँ रुक जाता है और दया राम के साथ आगे बढ़ जाता है। वहीं जब सेल्वम के केस को पुलिस अच्छे से इन्वेस्टिगेट करती है तो उन्हें सेल्वम के करतूतों के बारे में सब पता चल जाता है। जिसके बाद वो मधु के घर पे जाते हैं और मधु की मॉम से मिलते हैं। फरीदा जब अच्छे से मधु की मॉम से पूछताछ करती है तो वो बताती है मेरी बेटी मधु सेल्वम सर की बहुत तारीफ किया करती थी। धीरे धीरे उसने मधु का माइंड वॉश किया और उसे यूज करने लगा। इसके बाद उसने मधु की बेस्ट फ्रेंड को भी झांसे में ले लिया। फिर वो इनको डराने धमकाने लगा और उन्हें और लोगों के साथ सोने पे मजबूर करने लगा। ये चीज मधु की फ्रेंड से बर्दाश्त नहीं हुई और उसने अपनी जान ले ली। जिसके बाद मधु बिल्कुल टूट गई। उसने मुझे सारी सच्चाई बता दी। उसने अपने स्कूल में आने वाली एक एनजीओ वर्कर से भी ये बात बताई। उन्होंने सेल्वम पे केस किया मगर वो केस हम हार गए। जिसके बाद मेरी बेटी ने भी खुद की जान दे दी और फिर हमने केस वापस ले लिया और अब हम कुछ नहीं करना चाहते। फिर हम दया को देखते हैं जो कि राम को लेकर अपने घर चला जाता है। उसकी माँ इतने टाइम के बाद दया से मिलती है पर वो अपने बेटे की चोरी चकारी की करतूतों से बहुत ही अच्छी तरह वाकिफ थी, इसलिए वो ना तो दया को सही से ट्रीट करती और ना ही राम को। उसे लगता है जैसे दया है वैसे राम भी होगा। मगर जब उसे पता चलता है कि राम अपनी वाइफ से कितना प्यार करता था तो उसकी सोच बदल जाती है राम को लेकर। वो अच्छे से राम का आदर सत्कार करती है। दया की मॉम को देखकर राम को अपनी वाइफ की याद आ जाती है। अब एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं दोस्तों कि राम की वाइफ मीनू बहुत ही अच्छी लेडी थी। वो एक साइकोलॉजिस्ट थी और एक एनजीओ से जुड़ी हुई भी, जिसकी वजह से वो बहुत सारे स्कूल्स में बच्चों को फ्री काउंसलिंग देने के लिए जाया करती थी। उन्हीं में से एक स्कूल में उनकी मुलाकात हुई थी मधु से। मधु ने मीनू को सारी बातें बता दी थी। इस चीज को सुनकर मीनू को बहुत दुख हुआ था, जिसकी वजह से उसको अचानक से भूलने की बीमारी हो गई। मगर सारी चीजें टाइम भूलने के बाद भी उन्हें मधु और उसके दोस्त के साथ जो हुआ वो सही से भूला नहीं जा रहा था। इसीलिए उसने सेल्वम पे केस कर दिया। किसने? मीनू ने। किसने? राम की पत्नी ने दोस्तों। मगर भूलने की बीमारी की वजह से वो कोर्ट में सारा इंसिडेंट सही से नहीं बता पाई थी। वो खुद का नाम तक भूले जा रही थी। इसीलिए पोजीशन वाले लॉयर ने कोर्ट में साबित कर दिया कि मीनू की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसीलिए वो झूठा इल्जाम लगा रही है, जिसकी वजह से सेल्वम को रिहा कर दिया गया था। पर बाद में जब मीनू को पता चला कि मधु ने खुद की जान दे दी तो फिर मीनू और पागल हो गई और एक दिन वो अपने ही पति को पुलिस ऑफिसर समझकर उसके पास केस दर्ज करने के लिए आ गई। इतनी पागल हो गई थी वो। उसने कहा कि सेल्वम और उसके ग्रुप के लोगों को जेल की सजा मत दीजिएगा, वो लोग किसी न किसी तरह बाहर आ जाएंगे, उन्हें आप सीधा मौत की सजा देना। तो यही रीजन है दोस्तों जो राम चुन चुन कर उन लोगों को मार रहा है जिन्होंने बच्चों के साथ गलत किया। सीन आता है प्रेजेंट में। दया और राम दया के घर से निकल जाते हैं। रास्ते में दया राम से शेयर करता है कि अब ना मैं सुधरना चाहता हूँ, मैं ये चोरी चकारी वाली लाइफ छोड़कर ढंग का काम करना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी माँ का ख्याल रख पाऊँ। तभी दोस्तों उसकी माँ का फोन आता है जो बताती है भगवान के फोटो फ्रेम के सामने एक 10 लाख का चेक रखा हुआ है। किसने रखा? और दया को अपने कानों पे विश्वास नहीं होता। साथ ही वो ये भी समझ जाता है कि ये चेक राम ने छोड़ा होगा, इसीलिए वो उसे कन्फ्रंट करता है। तो राम कहना शुरू कर देता है कि तुम अब सही रास्ते पे चलने के बारे में सोच रहे हो ना, इसीलिए भगवान ने तुम्हारी मदद की है। उन पैसों से कोई ढंग का काम कर लेना। जिससे दोस्तों दया के मन में राम के लिए अब और भी ज्यादा इज्जत बढ़ जाती है और वो सही सलामत अब उन्हें बस उनकी बेटी के घर तक छोड़ना चाहता है।
और जो एटीएम का पिन था उसे भूलकर वो साइड हो जाता है। रात में जब ये लोग होटल में रुकते हैं ना, तो राम के फोन पे अरुण के मैसेज का रिप्लाई आता है, जिससे बात करने के लिए वो वॉशरूम में चला जाता है। वहीं इधर उसने कुछ खाने की चीज मंगवाई थी, तो वो दरवाजे पे आ जाती है। अंदर से दया को राम कहता है कि उसे पे कर देना तुम, जिसके लिए दया राम का ही वॉलेट यूज करता है, पर गलती से दोस्तों उसके हाथों से वॉलेट गिर जाता है और उसमें से ढेर सारे सिम कार्ड्स जमीन पे बिखर जाते हैं। दया तुरंत शॉक्ड वो वापस रख देता है सारी चीजें, मगर अब उसके मन में शक पैदा हो जाता है कि आखिर इतने सारे सिम कार्ड इस भुलक्कड़ आदमी के पास क्या कर रहे हैं। वो अपना फोन चार्ज में लगाकर नहाने के लिए चला जाता है, पर असलियत में दोस्तों उसने ना अपना फोन का वीडियो कैमरा ऑन करके रखा था ताकि उसे पता चल सके कि राम क्या करता है। और जब दया वॉशरूम से बाहर आता है तो देखता है वीडियो में राम दया के ड्रिंक वाले गिलास में नींद की दवाई मिक्स कर रहा है, जिससे दया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे सारी की सारी बातें याद आ जाती हैं और समझ आ जाता है कि अभी तक राम का जो भी उसके साथ बर्ताव था वो सब फेक था। इसके बाद वो राम का फोन चुपके से चेक करता है और उसे अरुण के साथ उसकी चैटिंग दिख जाती है, जिसमें वो लोग बच्चों की बातें कर रहे होते हैं। राम एक फिडोफाइल है, ये जानकर दया तो राम से सख्त नफरत करने लग जाता है। उसे लगता है ये बच्चों को मारता है, ये बच्चों की तस्करी करता है, तो वो उसके सामने बस शराब पीकर एक्टिंग करता है सोने की। और फिर जैसे राम बाहर निकलता है वो भी निकल जाता है। राम का पीछा करता है चुपके चुपके, ये देखने के लिए कि आखिर किससे मिलने जा रहा है। पर दोस्तों वो अर्जुन वादा करने के बाद भी राम से मिलने नहीं आता। फिर दया राम के वापस रूम लौटने से पहले खुद ही रूम में आकर सोने की एक्टिंग करने लग जाता है। इसके बाद अगली सुबह वो कॉल करके गणेश को बुलाता है और उसे सारी बातें बता देता है कि मैं तो राम को अच्छा समझ रहा था, मगर वो तो एक दरिंदा है जिसे छोटी बच्चों का शौक है। तो ये दोनों प्लान बनाते हैं गणेश को फार्म हाउस पे ले जाने के लिए। वहीं वो उसे जबरदस्ती एटीएम का पिन भी पूछ लेंगे, ये इनका प्लान होता है, जिसके लिए राम को गणेश की गाड़ी से भेज देते हैं। और आगे दया कहता है कि तुम जाओ, मैं पार्टी करने के लिए शराब और चिकन लेके आता हूँ। पर दोस्तों जब गणेश और राम फार्म हाउस पे पहुंचने वाले होते हैं तो राम की नजर पड़ती है गणेश की गाड़ी में टंगे एक टॉय पे, जिसकी डीपी उसी अरुण नाम के बंदे ने अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल में लगाई थी, जिससे राम को शक हो जाता है कि कहीं गणेश ही लड़की सप्लाई करने वाला अरुण तो नहीं। और जब गणेश अपने फार्म हाउस का दरवाजा खोलने वाला होता है तो राम उसे कॉल कर देता है और उसका फोन बज जाता है। जिसके बाद गणेश वापस आता है गाड़ी के पास और राम से कहता है, अच्छा तो तुमने पहचान ही लिया मुझे कि मैं ही अरुण हूँ, चलो कोई नहीं, अब क्या ही करना। राम पूछता है कि तुम्हारे लड़कियों के अब्यूज करने वाले काम में क्या दया भी शामिल है? तो वो इनकार कर देता है। वो कहता है कि वो दया तो बस चोरी चकारी ही करता है, उसमें इतनी हिम्मत कहाँ, और वो तो बेवकूफ एक नंबर का। अरे वो तो उल्टा तुम्हें गलत समझता है, उसे लग रहा है कि तुम लड़कियों को गलत रास्ते पे धकेलते हो, उनका यूज करते हो। वो तो खुद तुम्हें जान से मारना चाहता है, पर उसके आने से पहले मैं तुम्हारा काम तमाम कर देता हूँ, जिससे ये राज हमेशा हमेशा के लिए राज ही रह जाए। जिसके बाद दोस्तों गणेश राम को मारने पीटने लग जाता है। हालांकि राम भी फाइट करता है, मगर वो गणेश के सामने टिक नहीं पाता। तभी वहाँ पे दया आ जाता है और उसको देखकर राम को गणेश बांध देता है। वो उसके मुंह पे भी कपड़ा बांध देता है ताकि राम कुछ बोल ना पाए। इसके बाद वो दया को भड़काता है कि तुरंत मार दो इसको, मगर दया बार बार कहता है कि पहले मुझे कुछ बात करनी है उससे, मुंह खोलो उसका। गणेश परेशान हो जाता है और कहता है कि अबे जब मना कर रहा हूँ मारना उसको। और फिर दोस्तों एक फ्लैशबैक आता है, जिस वक्त फार्म हाउस का गेट खोलने के लिए गणेश उतरा था और राम ने उसे कॉल करके कंफर्म कर लिया था कि गणेश ही अरुण है, तो उसने फौरन फोन लगा दिया था दया को, जिसने फिर इन दोनों के बीच की सारी बातें सुन ली थी और अब उसे गणेश की सच्चाई पता चल जाती है। इसीलिए वो राम को पहले छुड़ाता है और फिर गुस्से में गणेश को मारना पीटना शुरू कर देता है। गणेश उसे ऑफर देता है कि मेरे साथ इस काम में शामिल हो जाओ, मैं बहुत पैसे कमाऊंगा तुम्हारे लिए। तभी दोस्तों दया के बारे में पता करके पुलिस वाले भी यहाँ पे आ जाते हैं और देखते हैं कि पाइप से स्टेप करके राम ने गणेश को जान से मार दिया। किसने? राम ने। इसीलिए इन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। कोर्ट में जब इनको पेश किया जाता है तो राम खुद को बचाने की कोशिश नहीं करता, वो सारी बातें कबूल कर लेता है कि मैंने कैसे करके किस किस को मारा और क्यों मारा, क्योंकि उनकी वजह से मधु और उसके बेस्ट फ्रेंड की तरह न जाने कितनी लड़कियों ने खुद की जान ली होगी। साथ ही मेरी वाइफ की मौत के पीछे भी इन्हीं लोगों का हाथ है। इनकी घटिया हरकतों से ट्रॉमाटाइज होकर वो पहले मानसिक रूप से बीमार हुई और फिर मेरी मीनू ने खुद की कलाई काट कर अपनी जान दे दी। वैसे भी लोग बूढ़े होने में ओल्ड एज होम में रहते हैं, उससे बेहतर है कि मैंने अपनी तरफ से इंसाफ किया और मैं जेल में रहने से बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। कोर्ट राम को गिल्टी मानती है और उसे उम्र कैद की सजा हो जाती है। वहीं दया को बाइक चोरी के लिए कुछ महीने की जेल की सजा होती है। फिर जब ये दोनों साथ में पुलिस वैन से जा रहे होते हैं तो एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें दया ने ही दोस्तों गणेश को जान से मारा था, मगर उसका सारा इल्जाम राम ने खुद पे ले लिया था ताकि दया को उम्र कैद ना हो। वो कुछ ही महीनों के बाद जेल से रिहा होकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करे। 10 लाख तो पहले राम ने दया के नाम कर दिए थे।
वहीं बाकी के 15 लाख अपने गोद लिए हुए बेटा और बेटी के नाम पे करके वो यात्रा के लिए चला जाता है, क्योंकि कोर्ट ने उसको एक तरफ से छोड़ दिया था। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। बाकी आप बताइए दोस्तों, मजा आया ना ट्विस्ट पे ट्विस्ट? कैसी लगी आपको मूवी? ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।